मेरा नाम अभिषेक है। मैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता का नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शामिल होता है। मैं बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था। हम दो भाई थे। मेरा दूसरा छोटा भाई सौतेला था, जो मेरे सौतेले पिता का बेटा था। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे सगे पिता गरीब थे और गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे और गरीबी से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मैं 2 साल का था और मेरी माँ विधवा हो गई थी। सबने मेरी माँ को समझाया कि दूसरी शादी कर लो और हो सके तो किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेना जो तुम्हारे बेटे को बाप का नाम दे सके। फिर एक दिन एक बड़े अमीर परिवार से मेरी माँ का रिश्ता आया। मेरी माँ देखने में खूबसूरत थी, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को देखते ही पसंद कर लिया। मेरी माँ भी चाहती थी कि किस तरह गरीबी से वो मेरी परवरिश कैसे कर सकेंगी, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। माँ की शादी होने के 3 साल के बाद माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरी माँ के 2 बेटे हो गए थे। मेरे सौतेले पिता ने मुझे बहुत प्यार किया। कभी उन्होंने सौतेले वाला बिहेवियर मेरे साथ नहीं किया था। इस बात से मेरी माँ भी बहुत खुश थी कि उनके बेटे को पिता का नाम मिल गया था। मेरे दूसरे पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। अपने छोटे बेटे से ज्यादा अब मैं अपनी माँ के लिए ज्यादा लाडला नहीं रहा था। माँ मुझसे कम और छोटे भाई को ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है। जैसा बिहेवियर उनका मेरे छोटे भाई के साथ होता था, वैसे मेरे साथ नहीं होता था। इस घर में मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिलती थी, लेकिन एक चीज़ की कमी मुझे हमेशा से उनके बिहेवियर से महसूस होती थी, और वो कमी थी मोहब्बत और इज्जत। न जाने ये मेरा वहम था या सच में ऐसा ही था, ये मैं कभी जान नहीं पाया था। मैं उनका बड़ा बेटा था। मेरे सौतेले पिता के पास पहले से कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब मेरी माँ से शादी की थी तब वो कुंवारे थे। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा था। उसका नाम अविनाश था। अविनाश का बिहेवियर अभी मेरे साथ बस नॉर्मल सा ही रहता था, लेकिन सौतेले पिता का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था। उनकी तरफ से तो मैं खुश और बेफिक्र रहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे की तरह पाला था। बस माँ ही मेरे साथ अजीब तरह का बिहेवियर करती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। बचपन में तो मुझे अपनी माँ के बिहेवियर से कोई गिला शिकवा नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा और समझदार होता चला गया, मैंने हालात के साथ जीना सीख लिया और उनसे शिकवा करना भी छोड़ दिया। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख कर अपना अलग बिजनेस सेट करना चाहता था। मैंने एक बात हमेशा नोट की थी कि मेरे सौतेले पिता के रिश्तेदार बहुत कम आते जाते थे, जिसकी वजह से हम भी रिलेटिव्स में कम ही जाया करते थे, और मैं ज्यादा रिश्तेदारों को जानता भी नहीं था। टाइम गुजरता रहा और पढ़ाई पूरी हुई तो पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। फिर एक रिश्ता पिताजी को पसंद आ भी गया था और वहां पर मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। लड़की बहुत अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार थी। उस लड़की का नाम संजना था। संजना मुझे बहुत पसंद आई थी और पिताजी को भी बहुत पसंद आई थी। वो उनके दोस्त की इकलौती बेटी थी। संजना की फैमिली में उसके सिर्फ माता पिता ही थे। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। संजना के पिता भी बहुत अमीर थे और वो मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर भी थे। उनको भी मैं बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मैं स्मार्ट था। संजना के बारे में पता चला था कि वो बहुत चुलबुली टाइप की लड़की है, हमेशा लोगों को हंसाती रहती है, और वो इतना पढ़ लिख गई है कि बिजनेस में हमारा साथ भी दे सकती है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी लड़की बनने वाली है। मेरी संजना के साथ एंगेजमेंट हो गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने फ़ोन पर बात करना भी शुरू कर दिया था। जब भी मेरी संजना से बात होती थी, उससे बात करके मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। मेरे लिए यह एहसास ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया था, जिससे मैं बेहद खुश था। हमारी शादी में अभी 6 महीने का टाइम था। धीरे धीरे 6 महीने भी गुजर गए और हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे। अब मैंने भी पिताजी के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैं पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाया करता था और छोटा भाई अभी भी पढ़ाई ही कर रहा था। रोज ऑफिस में अपनी कार से जाता था और अपनी कार से ही वापस आ जाता था। एक दिन मैंने संजना से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेने आ रहा हूँ। हम दोनों एक साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। उस दिन मैं काम से देर से फ्री हुआ था। फ्री होते ही मैंने संजना को कॉल करने के बारे में सोचा कि मैं यहाँ से मार्केट ही चला जाता हूँ और डायरेक्ट संजना को मार्केट में बुला लेता हूँ। ये सोचकर मैंने फ़ोन कान पर लगाया और मैं कार में बैठ गया था। ड्राइविंग करते करते ही मैं संजना को कॉल लगा रहा था।
संजना ने एक बार तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने दोबारा उसे कॉल की तो मेरा ध्यान मोबाइल में था और कार चल रही थी। तो अचानक मुझे पता नहीं चला कि सामने से बड़ा सा एक ट्रक आ गया और उसने कार को ज़ोरदार टक्कर मारी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे शरीर पर बुरी तरह से चोट आई थी। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे होश आया तो मेरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जबकि आंखों के सामने बस अंधेरा छाया हुआ था। मैंने चीख चीख कर सबको लाइट ऑन करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यही नहीं, पूरा चेहरा जल रहा था, क्योंकि मेरे चेहरे पर बुरी तरह से चोट लग गई थी। मेरा चेहरा बुरी तरह से जख्मी हुआ था। अगले ही पल मैं दंग रह गया जब सबने कहा कि कमरे की सारी लाइट ऑन है। अस्पताल में पिताजी और माँ मौजूद थे। मैं सबकी बात सुनकर चीखने चिल्लाने लगा, जिस पर डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और नींद में सो गया था। अगले दिन फिर से जब मैं जागा तो फिर आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन अब की बार जब मैंने लाइट जलाने को कहा तो सबने मुझे सच्चाई बता दी कि मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूँ और अब जितनी भी रोशनी यहाँ पर कर दी जाएगी, कभी मैं रोशनी को नहीं देख सकूंगा। ये सब सुनकर मुझे एक सदमा सा लग गया था और मैं लगभग पागल हो गया था, मगर फिर धीरे धीरे इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अंधा हो चुका हूँ। मैं पूरे 2 महीने हॉस्पिटल में रहा था। मुझे लगा था कि मेरे अंधेपन की वजह से संजना मुझे छोड़ देगी और अब मुझसे शादी भी नहीं करेगी। वो इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मुझ जैसे अंधे इंसान से कैसे शादी कर सकती है? अब न जाने मुझ जैसे अंधे इंसान से कौन शादी करता। अब तो मैं ना घर संभाल सकूंगा और ना ही कोई काम कर सकूंगा। लेकिन मेरा ये ख्याल इस टाइम ख़त्म हो गया था जब मुझे पता चला कि संजना रोज़ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आती है और काफ़ी टाइम मेरे पास गुजार कर वापस चली जाती है। वो मुझसे ढेर सारी बातें करके मुझे बहलाती रहती थी, मुझे हंसाने की कोशिश करती थी ताकि मैं अपनी आंखों की रोशनी को खोने की वजह से परेशान न रहूं, और मैं उसकी बातों से हंस भी जाता था। वो थी ही इतनी अच्छी और इतनी अच्छी बातें करती थी कि कोई भी उसके प्यार में पागल हो जाए। जब अस्पताल के 2 महीने पूरे हो गए तो मैं ठीक हो गया था और डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, मगर मैं हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। इस दौरान मुझे एक बात पर हैरत हुई थी कि मेरी माँ मुझसे हॉस्पिटल में सिर्फ एक बार ही मिलने आई थी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ उसी दिन। उसके बाद वो किसी भी दिन हॉस्पिटल में नहीं आई थी, जबकि पिताजी रोज़ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आते थे। मैंने इस बारे में जब पिताजी से पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। इसके बाद मुझे यही लगा कि शायद वो अपने बेटे को भूलती चली जा रही हैं। पिताजी मुझे दिलासा देकर बहलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी तरह से सेहतमंद हो गया था। अब मेरी और संजना की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हमारी शादी अब सिंपल तरीके से हुई थी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादातर लोग हमारी शादी में आएं और मेरे अंधेपन के बारे में सोचकर बातें बनाएं। इसीलिए मैंने ही पिताजी से कहा था कि मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। इस बात से संजना को भी कोई एतराज़ नहीं था और न ही उसकी फैमिली को कोई एतराज़ था। और फिर एक दिन हमारी शादी भी हो गई, पता ही नहीं चला। संजना मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई थी, लेकिन मेरी माँ संजना से भी खुश नहीं रहती थी। उन्होंने कभी संजना को आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। माँ तो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ हमेशा पार्टीज वगैरह के लिए घर से बाहर रहती थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करती थी या फिर शॉपिंग के लिए जाती रहती थी। ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहा करती थी। शायद माँ को संजना पसंद नहीं थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि माँ मेरी और संजना की शादी से खुश नहीं है। लेकिन संजना मुझसे कहती थी कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है, मैं अपनी सास के दिल में जगह ज़रूर बना लूँगी। पिताजी ने मेरी शादी की खुशी में घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई थी। इस डेकोरेशन को मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख पाया था, क्योंकि मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। मुझे बहुत शौक था कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी शादी के सारे इंतज़ाम करूं, शादी के सारे फंक्शंस एंजॉय करूं, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। संजना के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। शादी पर ना जाने कौन कौन सी रस्में हुई थी जिसमें हम दोनों बहुत खुश हुए थे, लेकिन अगर मैं देख पाता तो वो रस्में और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती। कभी कभी संजना को बुरा लगता था मेरी माँ का इतना घर से बाहर निकलना, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी सास उसके हर अच्छे बुरे काम में साथ दे। मेरी माँ ने कभी मेरी पत्नी के सर पर प्यार भरा हाथ तक नहीं रखा था, ना ही कभी उससे बात करती थी।
पिताजी का बिहेवियर संजना के साथ बहुत अच्छा रहता था। संजना ने जब घर में पहली बार खाना बनाया तो पिताजी ने उसको नेक और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। संजना चाहती थी कि ससुर के साथ साथ अगर सास भी उसे इतना ही प्यार करे तो वो इस घर में और भी ज्यादा खुश रहेगी। एक दिन संजना और मैं आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी अचानक ऑफिस से कॉल आई। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि अचानक पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। संजना मुझे हॉस्पिटल लेकर चली गई। पिताजी जिंदा नहीं थे। पिताजी इस दुनिया को छोड़कर और हम सब लोगों को छोड़कर जा चुके थे। मुझे पिताजी की मौत पर बेहद अफसोस था, लेकिन माँ को पिताजी की मौत का भी कोई सदमा नहीं था। अविनाश भी पिताजी की मौत से बहुत दुखी हो गया था। अविनाश अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था और पिताजी की मौत की खबर सुनकर वो भागा भागा दौड़ा चला आया था। अविनाश भी पिताजी की मौत पर बहुत रो रहा था। मीटिंग के दौरान अचानक पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं बच सके। एक पिताजी ही तो थे जो मुझे प्यार किया करते थे, वरना माँ को तो कभी मेरा हालचाल लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं उस दिन फूट फूट कर बहुत रोया था, क्योंकि मैं अपने सगे पिता की शक्ल तो भूल चुका था, लेकिन मैंने पिताजी को ही हमेशा अपना सगा पिता समझा था। पिताजी ने कभी मेरी ख्वाहिश पर इनकार नहीं किया था। वो हमेशा मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को पूरा किया करते थे। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी जिस पर मुझे उनकी मौत का सबसे ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन किसी के मरने पर इंसान कब तक अफसोस करता है। कुछ दिनों बाद ही हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई थी और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। माँ को तो पिताजी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बिजनेस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था। बिजनेस में बहुत लॉस होता जा रहा था, क्योंकि ऑफिस का स्टाफ ही सारे काम देख रहा था। हमारा इतना बड़ा बिजनेस था कि हम किसी बाहर वाले के हाथ में अपना बिजनेस भी नहीं दे सकते थे। माँ को तो कोई होश भी नहीं था और अविनाश पढ़ रहा था, उसको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं अपने अंधेपन की वजह से ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी मेरी पत्नी संजना ने उठा ली थी। वो बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड थी। उसने कहा कि वो ऑफिस जाकर हमारा सारा बिजनेस संभाल लेगी। मेरी पत्नी मेरी आंखें बन गई थी। एक हफ्ते में ही उसने हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था। कभी कभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए संजना मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले जाया करती थी और रोज ऑफिस से आने के बाद शाम को वो मुझे घर से बाहर टहलाने के लिए भी ले जाती थी। मुझे बहुत आसानी हो गई थी। मेरी पर्सनल काम के लिए संजना ने एक नौकर रख लिया था, जो दिन भर संजना की गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल रखा करता था। संजना दिन में ऑफिस संभालती थी और शाम होते ही घर आकर वो मेरा ख्याल रखती थी। मैंने उसे ऑफिस जाने से नहीं रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता का इतना बड़ा बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाए। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था और इस 1 साल में मैंने संजना के रूप में बेहद प्यार करने वाली पत्नी को देखा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत नाज करता था कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी हमसफर दी है। अपनी कमजोरी को मैं कबूल कर चुका था और अब मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं थी। मैं कभी कभी अकेला भी घर से निकल जाया करता था, लेकिन संजना इस बात पर मुझे बहुत डांटा करती थी। वो मुझे कभी भी अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देती थी, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी बाहर चला जाता था, क्योंकि अकेले घर में मैं बोर हो जाया करता था। एक दिन मैं घर से बाहर जैसे ही निकला तो सड़क पर एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, उफ, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? वो आदमी गुस्से में आकर मुझसे कह रहा था। मैंने कहा कि जी, मैं अंधा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने उस आदमी से धीमी आवाज में कहा। उस पर वो आदमी कहने लगा कि माफ करना भाई, मुझे नहीं पता था। उस आदमी ने मुझसे माफी मांगी और वो वहां से चला गया, जबकि मैं वहीं पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और रास्ता टटोल टटोल कर अपने घर की तरफ जाने लगा। उस टाइम दिन के 9 बज रहे थे और मैं घर से निकलकर अपने घर के सामने वाले पार्क में चला गया था, ताकि ठंडी हवा खा सकूं। 1 घंटे तक यहाँ बैठकर मैं सुकून महसूस करता रहा और अभी जाने के लिए मुड़ ही रहा था जब वो औरत अचानक मुझसे टकराई थी। मैं सब के बारे में सोचता हुआ घर पहुंच गया था। कुछ ही देर में जब मैं घर पहुंच चुका था तो थोड़ी देर के बाद ही संजना भी घर पर आ गई थी। जब मुझे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, वो किसी से तेज तेज आवाज में गुस्सा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ थामकर कहने लगी कि अभिषेक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले घर से बाहर मत निकला करो, फिर तुम क्यों जाते हो? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अपनी पत्नी की परेशानी सुनकर और उसकी आवाज सुनकर मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वो मेरी बहुत फिक्र करती थी। मेरे अंधा होने पर भी वो मुझे और भी ज्यादा प्यार किया करती थी,
शायद वो नौकर को डांट रही थी कि मैं अकेले घर में क्यों गया था। नौकर को तो ये बात पता भी नहीं थी कि मैं घर से चुपचाप चला गया था। ठंडी और ताज़ा हवा खाने पार्क तक चला गया था। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर चली गई थी। आज पता नहीं क्यों वो ऑफिस से इतनी जल्दी घर क्यों आ गई थी। फिर उसने बताया कि वो एक फाइल घर पर ही भूल गई थी, बस वही लेने घर वापस आई थी। ये बात हमारी शादी के 1 साल बाद की है, जब एक दिन मैं अपने घर के नौकर के साथ घर से बाहर टहलने के लिए चला गया। अब मैं अकेला घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि संजना ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, या तो तुम मेरे साथ जाया करो या फिर नौकर को अपने साथ घर से बाहर ले जाया करो। घर में अकेले भी मैं बोर हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि संजना जब आज घर आएगी तो उससे कहूँगा कि वो घर में थोड़ा आराम कर ले। शाम के 4 बज रहे थे और मैं पार्क में नौकर के साथ टहलने चला गया था। गर्मी के दिन थे और धूप अभी तक थी, जिससे मुझे अभी ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। नौकर भी मेरे साथ ही मेरे पीछे खड़ा हुआ था। अचानक मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं गिर गया। लेकिन नीचे गिरते टाइम मेरा सर पेड़ के तने से टकराया तो मुझे लगा कि मेरा सर फट गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। नौकर मुझे कार में बैठाकर घर ले आया था। उसने घर पहुंचते ही संजना को फोन कर दिया। संजना जैसे ही घर आई और फिर मुझे बेहोश देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो काफी देर तक मेरे पास बैठी रही और मेरे होश में आने का इंतजार करती रही। जब मैं होश में नहीं आया तो संजना ने पानी की छींटें मेरे मुंह पर मारी तो मैं होश में आ गया था। लेकिन मैं आँख खोलते ही हैरान रह गया था कि मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था और रंग बिरंगे कलर की रोशनी मेरे आसपास नजर आ रही थी। मैंने तेजी से अपनी आंखें मलनी शुरू की और मैं उठकर बैठ गया। संजना भी मेरे पास बैठी हुई परेशान हो रही थी और एक तरफ खड़ा हुआ नौकर भी मुझे देख रहा था। मुझे सब कुछ नजर आने लगा था और इतने महीनों बाद सब कुछ अपनी आंखों से देखकर मैं खुशी से झूमने लगा था। मुझे पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखकर संजना ने इसकी वजह पूछी तो मैंने उसे खुशी से बताया कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का सी रह गई, जैसे उसे यकीन न आया हो, मगर फिर भी वो खुशी से चिल्ला उठी। नौकर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, जबकि मैं सबसे ज्यादा खुश था कि अब मैं फिर से अपनी रंगीन दुनिया देख सकता हूँ। वरना 1 साल अंधेरे में जी जी कर मुझे लगने लगा था कि मैं इन अंधेरों का ही हिस्सा बन गया हूँ। मैंने पिछले 1 साल में अपने आप को नहीं देखा था, तभी मैं अब अपने आप को शीशे में देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा, मेरी पत्नी संजना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां जाने से रोक लिया, जिस पर मैं हैरान हो गया था। मगर उसने तेजी से आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल का शीशा ही तोड़ दिया, जबकि मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया था कि ये उसने क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और उससे पूछता, उसने तेजी से जाकर घर में मौजूद सारे शीशे तोड़ दिए। वो घर के सारे शीशे तोड़ती चली जा रही थी और नौकर उन्हें समेट समेट कर डस्टबिन में डालता जा रहा था। मैं उसके इस काम पर हैरान रह गया था, मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, मेरी पत्नी संजना मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम बहुत हैंडसम हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी भी नज़र तुम्हें लगे। तुम बहुत स्मार्ट और डैशिंग हो, तुम पर और तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुमने गलती से भी खुद को शीशे में देखा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी जान ले लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। आखिर वो मुझसे ऐसा क्यों कह रही थी? मगर मैं खुश भी था कि वो मेरे लिए इतनी जुनूनी और पॉजिटिव थी। मैं जानता था कि मैं स्मार्ट हूँ, मगर वो मेरी स्मार्टनेस की इतनी दीवानी हो जाएगी, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं संजना की मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। फोन पर मेरी कभी कभी अविनाश से बात हो जाया करती थी। वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मैं संजना की जिद की वजह से कभी शीशा नहीं देखता था कि उसे पसंद नहीं था कि मेरी खुद की भी नज़र मुझ पर पड़े। मैं संजना पर अपना इस कदर का जुनून देखकर खुश भी होता था और घबराकर खुद को दूसरे से छुपाकर भी निकलता था। मैंने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। संजना कहती थी कि अगर तुमसे कोई मिलने भी आए तो तुम अपने चेहरे पर मास्क लगा लेना। अगर कोई मुझसे मिलने भी आता था तो मैं अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करता था ताकि कोई मेरा चेहरा ना देख सके। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो उसने मुझे बताया कि आपकी पत्नी के सर पर बहुत चोट आई है और वो अस्पताल में एडमिट है। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए थे।
अभी सुबह तो वो सही सलामत मुझसे मिलकर घर से बाहर निकली थी और अब खबर आ रही है कि उसके सर पर चोट लग गई। न जाने उसके सर पर चोट कैसे लग गई थी। मैं जैसा था वैसे ही हाल में नौकर के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। हॉस्पिटल हमारे घर के काफी करीब था। मुझे कोई होश ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे बस अपनी पत्नी की फिक्र सता रही थी, जिसके सर में चोट लग गई थी, वो भी ना जाने किस कंडीशन में थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे गौर से घूर घूर कर देख रहे थे। मैं संजना के लिए इतना परेशान हो गया था कि मैंने अपने फेस पर मास्क नहीं लगाया था। उन सब की अजीब अजीब सी नज़रों को देखकर मैं डर गया था कि मैंने अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाया। मैंने अपना चेहरा नहीं छुपाया था, तभी तो मुझे सब लोग घूर घूर कर देख रहे थे। और अगर संजना को पता चल गया कि लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, बल्कि वो मुझे छोड़कर ही नहीं चली जाएगी, अपनी जान भी ले लेगी। मैं ये सब सोचता हुआ अपने फेस पर मास्क लगाने लगा। तभी सामने लगे शीशे पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने शीशे में नजर आता हुआ चेहरा मेरा चेहरा नहीं था, ये किसी और का चेहरा था। जिसका भी चेहरा था, चेहरा बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। यह हकीकत में मेरा ही चेहरा था जो अब बदल चुका था। मैं धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ फेर कर देखने लगा। मैं यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा ही चेहरा है या फिर किसी और का, क्योंकि ये चेहरा मेरे लिए अनजान था तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरा नहीं था। मैं जोर जोर से चीखने लगा क्योंकि ये मेरा चेहरा नहीं था। ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन संजना वो तो इस बारे में जरूर जानती होगी, तभी तो उसने घर में मौजूद हर शीशे को ही तोड़ डाला था, ताकि शीशे में अपना चेहरा देखकर मुझे सच्चाई के बारे में पता न चल जाए कि मेरा चेहरा बदल चुका है। अगर उसे पता नहीं होता तो वो क्यों मुझे धमकी देती कि अगर मैंने शीशा देखा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन वो इस बात से क्यों मना कर रही थी कि मेरा चेहरा किसी के सामने नहीं आए। ये सवाल मेरे दिमाग में आते ही मैंने अपनी चारों तरफ देखा तो अब भी कई लोग मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने तेजी से खुद को संभाला और अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और रिसेप्शन पर संजना के बारे में पूछकर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ संजना के कमरे की तरफ चला गया। लेकिन अब की बार मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपना चेहरा छुपा लिया था, क्योंकि लोगों की ऐसी नजरें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ देर में मैंने संजना के कमरे के पास पहुंचकर जोर से दरवाजे को खोल दिया तो अंदर मौजूद डॉक्टर और नर्स के साथ साथ संजना भी चौंक उठी। उन्होंने मुझे घूरा और संजना को आराम करने के बारे में कहकर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसके सर में मामूली सी चोट लगी हुई थी, हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। संजना की आंखों में आंसू थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो परेशान है और जो ये बता रहा था कि वो चोट लगने की वजह से कमजोर हो गई है। मैंने संजना से पूछा कि तुम कैसी हो। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मगर संजना के मासूम चेहरे को देखकर मैं अपनी हालत को भूल चुका था। संजना ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे मना किया था घर से निकलकर ज्यादा दूर तक मत जाना, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मैंने संजना के सवाल को इग्नोर किया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। अब मेरा चेहरा उसके सामने आ गया था। वो मुझसे कहने लगी, मास्क क्यों हटा रहे हो, जल्दी से अपना चेहरा ढक लो, कहीं किसी के तुम पर नजर न पड़ जाए। संजना के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मैं हैरान तो हुआ था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। मैंने कहा, देखने दो, अगर मेरा कोई चेहरा देख लेता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। संजना ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारा चेहरा देखे। संजना ने अब की बार भी जुनूनी अंदाज में वही जवाब दिया था जिसको मैं पहले भी अपने लिए सुनता आया था, लेकिन आज मुझे उस पर यकीन नहीं था। मैंने तेजी से इनकार करते हुए सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, ये झूठ है। मेरा चेहरा छुपाने की असल वजह ये नहीं है, इसकी वजह तो कुछ और ही है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। एक तो मेरा चेहरा बदल दिया और ऊपर से झूठ बोल रही हो। एक बात याद रखना संजना, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम मुझे छोड़कर क्या जाओगी, मैं खुद तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और वहां से निकलकर घर आ गया था। घर आकर काफी देर तक मैं अफसोस में बैठा रहा था। मेरा चेहरा बदला था तो ये हकीकत मेरी माँ को भी जरूर पता होगी, लेकिन माँ तो मुझसे कभी बात करना भी ठीक नहीं समझती थी। ये सोच सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और बहुत रोना भी आ रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। नौकर मेरे सारे काम कर रहा था
क्योंकि मुझे तो अपना ही होश नहीं था। एक तो अपना चेहरा, अपनी पहचान खोने का दुख, और दूसरा संजना का झूठा होना और अपनी माँ का धोखा। अब मुझे संजना के घर आने का इंतजार था कि वो कब आए और कब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। 3 दिन इंतजार करने के बाद संजना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और उसके आते ही मैंने उसके सामने आकर फिर से अपना सवाल रख दिया था, जिस पर वो गहरा सांस भरकर मुझे कमरे में लेकर चली गई। कमरे में आकर उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गई और रोने लगी। संजना ने कहा कि जब तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसमें तुम्हारी जान को खतरा भी था। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की, मगर गारंटी नहीं दे सकते, जिस पर मेरा दिल बहुत दुखने लगा था। तुम्हारा पूरा शरीर चोट से भर चुका था और तुम्हारा चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो गया था। तुम अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुके थे और ये सब हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी इस हालत से बहुत परेशान हुए थे। इसके बाद जो हकीकत संजना ने मुझे बताई, उसको सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। संजना ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सगी माँ ने करवाया था। संजना की ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने संजना से पूछा, मगर माँ ऐसा क्यों कर सकती है? संजना ने बताया कि तुम्हारे पिता को इस बारे में पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने वाली कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सगी माँ है। तुम्हारी माँ जिस दिन से इस घर में शादी होकर आई थी और जब से उन्होंने अविनाश को जन्म दिया था, उसके बाद से ही उन्होंने तुम दोनों भाइयों में फर्क करना शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लगता था जैसे अविनाश उनका सगा बेटा है और तुम उनके सौतेले बेटे हो, क्योंकि तुम एक गरीब इंसान का खून हो। इसीलिए अविनाश के पैदा होने के बाद उन्होंने तुमसे प्यार करना कम कर दिया। वो चाहती थी कि सारी दौलत का हकदार सिर्फ और सिर्फ उनका अपना इकलौता बेटा अविनाश बने, लेकिन जबकि उनके पति तुम दोनों बेटों को बराबर ही समझता था। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने अपना बिहेवियर तुम्हारे साथ चेंज कर लिया था। और जब तुम बड़े हुए, तुम्हारी शादी की बात चलने लगी, तो उन्हें लगा कि शादी हो जाने के बाद तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ तुम अलग रहने लगोगे और जायदाद के भी बंटवारों की बात निकल आएगी। पिताजी तो उनको काफी यकीन दिलाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इस जायदाद में मेरे दोनों बेटों का बराबर से हक है। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि जायदाद सिर्फ और सिर्फ उनके अपने सगे बेटे को मिलनी चाहिए, जो कि इस जायदाद का असली हकदार और अमीर पिता की औलाद है। तुम्हारी माँ तुम्हें अपना बेटा नहीं समझती थी, बल्कि किसी गरीब इंसान का बेटा समझती थी। शादी होने की तैयारी शुरू हो गई और उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें मरवाने के लिए एक गुंडा हायर किया और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। लेकिन भगवान की कृपा थी कि तुम्हारी जान बच सकी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। संजना की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर माँ अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ से अच्छे तो पिताजी थे, जो सौतेले पिता होकर भी सगे पिता होने जैसा रिश्ता मेरे साथ निभाने चले आए थे, और माँ मेरे लिए सगी माँ होकर भी मेरे लिए सौतेली बन गई थी। फिर मैंने संजना से इस चेहरे के बारे में पूछा। संजना ने बताया कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी और उसके लिए हमने एक गरीब फैमिली के लड़के का चेहरा तुम्हें देने की उनसे परमिशन ले ली थी। उसके बदले हमने उन लोगों को करोड़ों रुपये दिए थे। उन लोगों ने पैसों के लालच में आकर हमें परमिशन दे दी थी और अपने चेहरे का फोटो भी दे दिया था। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारा चेहरा खराब हो गया। हमने उस लड़के के घर वालों से उस लड़की की फोटो ले ली थी और वो फोटो हमने डॉक्टर को दे दी थी। तुम्हारी माँ ने वो फोटो बदलकर दूसरी फोटो वहां पर रख दी थी और डॉक्टर ने वही चेहरा तुम्हें दे दिया। संजना फिर से ये बात कहकर चुप हो गई थी, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो। आगे की बात बताने में मैंने संजना से पूछा, मगर उस चेहरे में ऐसा क्या है जो मुझे सबसे छुपाकर रखना चाहिए था, और सब लोग मुझे क्यों अजीब अजीब नजरों से घूर रहे थे? मैंने हैरत और परेशानी से संजना से पूछा तो संजना ने अपना चेहरा झुका लिया, क्योंकि ये शहर के सबसे बड़े मशहूर गुंडे का चेहरा है, जो कि काफी सालों पहले मर चुका है। संजना की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी माँ ने मुझसे जायदाद के लिए इतना बड़ा धोखा दिया, वो अपने बेटे की खुशी तक भूल गई थी।
मैं संजना की ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था, लेकिन संजना ने मुझे चुप नहीं करवाया था क्योंकि मेरे अंदर का सारा गुब्बार निकल जाए। मेरे इस बात पर उस दिन माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म करने को कह दिया था। मैंने कहा था कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है ना अविनाश, अब आप उसके साथ ही जिंदगी गुजारो। मैं आपकी इस जायदाद को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं रो रहा था और संजना मुझे तसल्ली दे रही थी। मैंने संजना से कहा कि मैं गुंडे की शक्ल के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने रोते हुए संजना से कहा। उसने मेरे आंसू पोंछे। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं और जाकर रहने लगेंगे जहाँ पर इस चेहरे को कोई नहीं पहचानता होगा। हम यहाँ से इंग्लैंड चले जाएंगे। हमने यहाँ से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे और हम दोनों इंग्लैंड जाकर शिफ्ट हो गए थे। इंग्लैंड में मेरी और संजना की काबिलियत की बिना पर हम दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई थी, जिसे हम दोनों ने हाथ से जाने नहीं दिया था। संजना ने इंग्लैंड में मिलकर पहले ही अपने डैड के साथ यहाँ पर सब कुछ सेट कर लिया था। संजना के डैड की पहचान इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कंपनियों से थी। उन्होंने हम दोनों को जॉब दिलवा दी और हम यहाँ पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। संजना के डैड ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। 1 महीने के अंदर अंदर ही हम दोनों इंग्लैंड में जाकर शिफ्ट हो गए थे। मुझे अपना चेहरा खोने का गम तो बहुत था, लेकिन मैंने अपनी पुरानी सारी यादों को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। गमों के दिन खत्म हो चुके थे और हर तरफ खुशियों का ही राज था, जिस पर मैं बेहद खुश था। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं आज भी अपनी पत्नी का एहसानमंद हूँ, जिसने हर मुश्किल से मुश्किल टाइम पर मेरा साथ दिया। मैं अपनी पत्नी संजना से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों ने इंग्लैंड में नया बिजनेस शुरू कर लिया। हम दोनों यहाँ बहुत कामयाब हैं। इंडिया में सब कुछ मैं अपनी माँ के हवाले छोड़कर आ गया था। मैंने अपनी माँ के घर से छोटी सी चीज़ भी नहीं ली थी। मैं चाहता था कि माँ अपनी जायदाद और अपने बेटे के साथ हमेशा खुश रहे। माँ के बारे में तो अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने दोबारा कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इतना पता है कि अविनाश मुझसे मिलना चाहता है। अविनाश ने कभी भी अपने दिल में मेरे लिए गलत ख्याल पैदा नहीं किए थे। अविनाश ने मिलने के बाद मुझे घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ यहीं दूसरे देश में बहुत खुश था। मैं वहां जाकर दोबारा से बर्बाद होना नहीं चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।